स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 40, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश की घरेलू सीमा। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, हिंदी में हम इसे बोलते हैं किसी भी देश की घरेलू सीमा। जैसे हर सब्जेक्ट में अपनी अपनी सीमाएं होती है, जैसे ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिक्स में जो होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री होती है, यानी कि किसी भी देश की घरेलू सीमा। और आगे जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो बार बार एक बात आएगी, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, किन एलिमेंट से मिलकर बनती है? तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ आइटम्स हैं, उनको जब डिस्कस करेंगे तो उन सभी एक्टिविटीज़ आइटम्स से मिलकर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बनती है। सबसे पहले आती है पॉलिटिकल टेरिटरी, यानी कि जो हमें मैप में दिखाई जाती है, दैट इज पॉलिटिकल टेरिटरी। एंड पॉलिटिकल टेरिटरी इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी कि पॉलिटिकल टेरिटरी जो मैप में है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही एक पार्ट है। इट मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए वाइडर कॉन्सेप्ट वेयर एज पॉलिटिकल टेरिटरी इज ए नैरो कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो हम उसमें पॉलिटिकल टेरिटरी को ही शामिल करते हैं। पॉलिटिकल टेरिटरी जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट है। नंबर 2, एरोप्लेन एंड शिप्स ऑफ दैट कंट्री, किसी भी देश के एरोप्लेन और शिप्स चाहे पूरी दुनिया में कहीं आएँ, कहीं जाएं, कहीं भी वो रोमिंग में रहें, अल्टीमेटली वो उसी कंट्री के ही डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किए जाएंगे जिस कंट्री के वो होते हैं। सपोज़ इंडिया का कोई विमान है, कोई भी शिप है, अमेरिका जाता है, जापान, कनाडा, कहीं भी जाता है, वो पूरी दुनिया में कहीं आए और कहीं जाए, वो अल्टीमेटली इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार अगर अमेरिका का कोई विमान है, वो कनाडा जाता है तो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि जो विमान है, एरोप्लेन है, शिप्स है, पूरी दुनिया में वो कहीं पर आएँ और कहीं पर जाएं, जिस कंट्री के वो होते हैं वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल कर लिए जाते हैं। तो पहला तो है पॉलिटिकल टेरिटरी भी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में होती है। नंबर 2, एरोप्लेन एंड शिप्स वेदर दे आर रोमिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे विल बी कंसिडर्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री इन विच दे बिलोंग्स। नेक्स्ट है फिशिंग बाय द फिशरमैन विद इन द इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री, IWB, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री। किसी भी देश की पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल बाउंड्री के साथ कुछ नॉटिकल माइल्स तक जो समुद्र होता है वो उसी कंट्री का माना जाता है, बट उससे आगे जो भी समुद्र होता है, जो भी ओशियन होता है, सी होता है, उस पर संसार के सभी देशों का बराबर का हक होता है। उनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से कुछ नॉटिकल माइल्स तक वो उन्हीं का होता है, बाकी पूरी दुनिया में सबका बराबर का होता है। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री। अब अगर उस इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री में अगर इंडिया के फिशरमैन फिशिंग करेंगे तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान के फिशरमैन फिशिंग करेंगे तो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि उन पर सभी देशों का बराबर का होता है। तो उस इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री में जिस भी कंट्री के मछुआरे जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, फिशिंग करेंगे, वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल माना जाएगा। नंबर 4, रिसर्च एंड इनोवेशंस बाय द साइंटिस्ट विद इन द इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री, वही इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री जिस पर संसार के सभी देशों का बराबर का हक है। वो महासागर कोई भी हो सकता है, वो कोई भी ओशन हो सकता है, उस पर संसार के सभी देशों का बराबर का हक होता है। अगर उसमें हमारे कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं, सपोज कोई तेल कुएं का पता लगाते हैं, कोई प्राकृतिक गैस रिसोर्स का पता लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री में जिस भी देश के साइंटिस्ट जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किया जाएगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। यानी कि दोनों बातें इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री से आ गई कि फिशरमैन जो फिशिंग करेंगे या फिर साइंटिस्ट जो रिसर्च या इनोवेशन करेंगे, वो उसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किया जाएगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है एम्बेसी ऑफ दैट कंट्री। हमें पता है कि जिन जिन देशों के साथ हमारे संबंध होते हैं, अच्छे रिलेशन होते हैं, उन देशों में हमारी एक एम्बेसी वहाँ पर होती है, हमारे राजनयिक वहाँ पर होते हैं, जो लोगों के आने जाने और उनसे संबंधित जो भी बात होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, उसको वो परफॉर्म करते हैं। एम्बेसी बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं दूतावास। तो जिन जिन देशों के साथ हमारे संपर्क हैं, हमारे दूतावास उनमें हैं, और जिन जिन उन देशों के हमारे पास भी दूतावास, हमारे देश में भी दूतावास है। तो अब बात आती है एम्बेसी ऑफ दैट कंट्री। एम्बेसी किसी भी देश में स्थित हो, आइदर इट इज़ लोकेटेड इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिस कंट्री की होती है उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल, भारत की एम्बेसी अमेरिका में है, बट भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल की जाएगी। भारत की एम्बेसी कनाडा में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है, बट कहीं भी लोकेट हो वो क्योंकि एम्बेसी इंडिया की है, इसलिए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल की जाएगी। इसी तरह से अमेरिका की जो एम्बेसी है वो इंडिया में है, बेशक इंडिया में है, बट है किसकी वो
अमेरिका की है, इसलिए वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल कर ली जाएगी। तो दूतावास चाहे किसी भी देश में स्थित हो, अल्टीमेटली जिस देश के वो होते हैं उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ आइटम्स हैं जिनसे मिलाकर बनती है डोमेस्टिक टेरिटरी। और हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पॉलिटिकल टेरिटरी भी शामिल होती है। इसी के साथ साथ एरोप्लेन और शिप्स चाहे पूरी दुनिया में कहीं पर आएँ कहीं पर जाएँ वो उसी के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल किए जाएंगे जिस कंट्री के वो होते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री में जिस भी देश के मछुआरे मछलियाँ पकड़ेंगे, फिशिंग करेंगे, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल हो जाएगा। इसी तरह से उसी इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री में जिस भी देश के साइंटिस्ट कुछ भी रिसर्च या इनोवेशंस करेंगे वो भी उन्हीं देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल हो जाएगा जिस देश से वो साइंटिस्ट हैं। एंड लास्ट वन इज एम्बेसी, चाहे पूरी दुनिया में किसी भी देश में स्थित हो, जिस देश की होती है उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल कर ली जाती है। तो ये कुछ हैं जिनको मिलाकर हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, देश की घरेलू सीमा क्या होती है। तो देश की घरेलू सीमा यानी कि अर्थशास्त्र के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से देश की घरेलू सीमा जो हमें मैप में दिखाई जाती है एक्चुअली उससे भी कुछ ज़्यादा ही बढ़कर होती है, क्योंकि मैप वाले तो फिजिकली दिखाई दे जाते हैं, बट ये कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो विजिबली नहीं होती बट होती हैं और डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होती हैं। इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, किसी भी कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 41, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का सामान्य निवासी। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का सामान्य निवासी। इसके बारे में हम पहले जान लेना चाहिए कि सामान्य निवासी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो कोई व्यक्ति हो। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई संस्था भी हो सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूट कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन भी है, कुछ भी है। वो ये जरूर नहीं कि वो केवल व्यक्ति ही होगा, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई संस्था भी हो सकती है या कोई कम्युनिटी भी हो सकती है। दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री हु इज लिविंग इन दैट कंट्री सिंस मिनिमम लास्ट 1 ईयर, जो कम से कम पिछले 1 साल से वहाँ पर रह रहा हो। एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, और उसकी आर्थिक रुचियाँ, उसका जो आर्थिक जो भी ताना बाना है वो भी उस कंट्री में होना चाहिए। यानी कि पहले तो यही 2 बात आएंगी कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री कौन होगा, जिसे उस देश में रहते हुए कम से कम 1 साल हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो 1 साल, और उसकी आर्थिक रुचियां भी उसी देश में केंद्रित हो। मीन्स वो वहीं पर ही कमा रहा हो और वहीं पर ही खा रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, आर्थिक रुचियां वहीं पर ही उसकी। तो ये जो कंडीशन जब पूरी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, देश का सामान्य निवासी। 2 कंडीशन है, नंबर 1 सिंस मिनिमम लास्ट 1 ईयर, उसको वहाँ रहते हुए कम से कम 1 साल कंप्लीट हो गया हो, और नंबर 2 उसकी आर्थिक रुचियाँ भी उसी देश में केंद्रित हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर ऑल्सो लाइज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब बात आती है कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं कि किसको कैसे क्या माना जाए। सबसे पहली बात आती है सिटीजन। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री दैट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ये जरूरी नहीं है किसी भी देश के सामान्य निवासी के लिए कि वो उस देश का नागरिक भी हो। वो नागरिक किसी दूसरे देश का हो सकता है और सामान्य निवासी किसी दूसरे देश का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अमेरिका गए हैं और आपको अमेरिका में गए हुए 1 साल हो चुका है, आप वहाँ पर कुछ काम भी कर रहे हैं। तो 1 साल क्योंकि हो चुका और आप वहीं पर ही काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे। बट सिटीजन आप इंडिया के ही रहेंगे। सिटीजन तब तक आप इंडिया के रहेंगे जब तक कि आप अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं ले लेते, और वो भी अगर लेंगे तो हो सकता है आपको 5 साल या 7 साल बाद मिलेगी। तो नॉर्मल रेजिडेंट तो आप 1 साल में बन गए, बट सिटीजन तो आपको 5-6 साल लग जाएंगे बनने में। तो जो गैप आ गया ये 5-6 साल का, इन बिटवीन आप नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका के रहेंगे जबकि सिटीजन आप इंडिया के रहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति के लिए कि वो जिस देश का सामान्य निवासी है उस देश का नागरिक भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर एज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ देयर ओन कंट्री वेदर दे आर लिविंग इन एनी अदर कंट्री सिंस मैनी ईयर्स, चाहे कितने साल से वो पढ़ रहे हो, बट उन्हें हमेशा अपने ही देश का सामान्य निवासी माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए गए हैं और डेफिनेटली उनकी आर्थिक रुचियाँ उस देश में केंद्रित नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ये होता है कि वो हमेशा अपने ही देश के सामान्य निवासी यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं, चाहे उन्हें किसी दूसरे देश में पढ़ते हुए कितने ही साल हो गए हों, बट हमेशा अपने ही सामान्य निवासी माने जाते हैं। तीसरी बात आती है टूरिस्ट, पर्यटक। हम देखते हैं बहुत सारे पर्यटक कोई किसी देश में घूमने जा रहे हैं, कोई किसी देश में घूमने जा रहे हैं, काफ़ी दिनों तक घूमते रहते हैं। कोई भी ऐसा पर्यटक जिसे किसी देश में घूमते हुए 1 साल हो गया है तो फिर वो उसी देश का सामान्य निवासी माना जाएगा जिस देश में वो घूम रहा है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टूरिस्ट अपने साथ केवल 1 साल तक का ही खर्चा पानी टाइप लेके आते हैं, उसके बाद भी अगर वो किसी देश में रह रहे हैं इट मीन्स उन्होंने वहाँ पर कमाना खाना भी शुरू कर दिया है। तो अगर कोई भी पर्यटक चाहे वो इंडिया में आए हैं या चाहे इंडिया से गए हैं किसी भी दूसरे देश में, अगर उन्हें उस देश में घूमते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उन्हें भी उसी देश का सामान्य निवासी माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जिस कंट्री में वो घूम रहे हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल पर्सन। हम देखते हैं कि रियल लाइफ में बहुत सारे टेक्निकल पर्सन जो है वो एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं, कंट्री से आते जाते हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई पायलट्स हैं, कुछ भी हैं, कोई ट्रेनर, कुछ भी है, आते जाते रहते हैं। अगर कोई टेक्निकल पर्सन है ऐसे जिनको किसी देश में आए हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर उन्हें भी उसी देश का सामान्य निवासी मान लिया जाएगा जिस कंट्री में वो आए हुए हैं। सपोज अमेरिका से कुछ टेक्निकल पर्सन जो है इंडिया में आए हुए हैं, हमारे लोगों को ट्रेन करने के लिए आए हुए हैं, किसी और मकसद से आए हुए हैं और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं और उनको 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है और वो हमारे लिए ही काम कर रहे, इट मीन्स उनको पेमेंट भी हम ही कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई कि 1 साल भी हो गया उनको और उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वो हमारी कंट्री में है, इसलिए उन्हें भी इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जिन्हें किसी दूसरे देश में घूमते हुए 1 साल हो गया और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर हैं तो उन्हें भी उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके बहुत सारी कंट्रीज़ मेंबर्स होती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ इनके मेंबर्स हैं। बट इनका जो हेड ऑफिस है वो किसी एक कंट्री में है, मान लो अमेरिका में है, बेशक हेड ऑफिस उस इंस्टीट्यूट का किसी एक कंट्री में हो सकता है, बट उस इंस्टीट्यूट को उन सभी मेंबर्स कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जो जो कंट्रीज उसके मेंबर हैं। केवल मुख्यालय या हेड ऑफिस एक कंट्री में होने से उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, उनको उन सभी कंट्रीज़ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जो जो उसके मेंबर हैं। इसी तरह से पर्सन्स हु क्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्री डेली, रियल लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल 2 देशों की बाउंड्री पर ही रहते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पर रहते हैं और किसी न किसी वजह से उनका आना जाना लगा रहता है, बॉर्डर क्रॉस करना लगा रहता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की भी, तो हमें बॉर्डर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रेजिडेंट तो पाकिस्तान में बट उनका खेत जो है वो इंडिया में कहीं सीमा पर लगता है या इंडिया के हैं उधर लगता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो किसी न किसी वजह से पॉलिटिकल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो उन्हें उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जिस कंट्री में उनका घर है, जिस कंट्री में वो रहते हैं। सपोज कोई एक फार्मर है बॉर्डर पर और उसका घर है इंडिया में और उसका खेत है पाकिस्तान में, वो सुबह खेत में काम करने जाता है, शाम को वापस आ जाता है, अपने घर पे आ जाता है, तो उसको कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? उसको इंडिया का माना जाएगा, यानी कि जिस कंट्री में वो रहते हैं उनको वहीं का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोज पर्सन्स हु क्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री डेली देन दे आर कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री इन विच दे आर लिविंग। जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उसी कंट्री का उनको नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। बेसिकली तो ये है कि उसे वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है। बेसिकली तो उसे उस कंट्री में रहते हुए 1 साल हो गया हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर हो। बट ये कुछ और बातें हैं कि सिटीजन जरूरी नहीं हो सिटीजन हो, स्टूडेंट्स हमेशा अपनी कंट्री के ही रहेंगे। टूरिस्ट को अगर 1 साल हो गया तो उसे भी वहीं का ही माना जाएगा जिस कंट्री में घूम रहा है। टेक्निकल पर्सन को भी अगर 1 साल हो गया किसी कंट्री में आए हुए तो उसे भी उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उन सभी कंट्रीज़ के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं जो जो कंट्री उसके मेंबर होते हैं। और जो लोग किसी भी वजह से डेली पॉलिटिकल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो उन्हें हो सकता है कि उनका घर एक कंट्री में और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में है, बट फिर उन्हें उसी कंट्री का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा जिस कंट्री में उनका घर होता है।